लोहड़ी की शाम थी। पूरा पंजाब उत्सव में डूबा था, लेकिन सरहद के पास स्थित कालासाया गांव में हवा में कुछ ज्यादा ही ठंड थी। करण सालों बाद अपनी पुश्तैनी हवेली लौटा था। आंगन में लोहड़ी की आग जलाने की तैयारी चल रही थी। करण, याद रखना बेटा, आज की रात गन्ने के खेतों की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। आज धुंध वाली माई अपनी बलि मांगने निकलती है। दादी आप भी ना, ये सब पुरानी बात है। अब हम 2026 में जी रहे हैं, कोई माई वाई नहीं होती। ये सब बच्चों को डराने के तरीके हैं। भाई मजाक मत उड़ा। पिछले साल लोहड़ी की रात को लखविंदर का लड़का लापता हो गया था। आज तक उसका सिर्फ साफा मिला, वो भी उन गन्ने के खेतों के बीच। जैसे ही सूरज ढला, आंगन में बड़ी सी लोहड़ी जलाई गई। सुंदर मुंदरिये गा रहे थे। तिल और रेवड़ियां आग में डाली जा रही थीं, लेकिन तभी अचानक हवा का एक ऐसा झोंका आया जिसने जलती हुई आग को लगभग बुझा ही दिया। करण ने मुड़कर देखा। हवेली के ठीक पीछे फैले मीलों लंबे गन्ने के खेतों की बाउंड्री पर एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। वो स्थिर थी, लेकिन उसकी ऊंचाई किसी सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा थी। तभी एक सिसकी सुनाई दी। यह आवाज करण के छोटे भाई सनी की थी, जो शाम से ही कहीं गायब था। आवाज गन्ने के खेतों के बीच से आ रही थी। करण ने बिना सोचे समझे टॉर्च उठाई और खेतों की तरफ भाग पड़ा। वहां सनी खड़ा था, लेकिन उसकी पीठ करण की तरफ थी। सनी, तू यहाँ क्या कर रहा है? घर चल, दादी परेशान है। जैसे ही सनी मुड़ा, करण के हाथ से टॉर्च गिर गई। वो सनी नहीं था, सिर्फ एक बड़ा सा मुंह जिससे गाढ़ा काला खून टपक रहा था। लोहड़ी की पहली रेवड़ी मुझे मिल गई। वो आकृति तेजी से करण की तरफ बढ़ी। करण पीछे मुड़ा और पागलों की तरह भागने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि गन्ने के पौधे खुद ब खुद उसका रास्ता रोक रहे हैं। पीछे से एक भयानक हंसी गूंजी, जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। तू जितना भागेगा, मिट्टी उतना ही तुझे जकड़ेगी। करण और बीर खेत से बाहर तो आ गए थे, लेकिन जो उन्होंने पीछे छोड़ा था वो अभी खत्म नहीं हुआ था।